मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा संपन्न हुआ आईटीआई का भूमि पूजन। जंगल कौड़िया। रिपोर्टर ब्रिजेश त्रिपाठी। दिनांक 31 अक्टूबर 2018। विकासखंड जंगल कौड़िया के ग्राम सभा काजीपुर में स्वर्गीय रामपति यादव आईटीआई का भूमि पूजन व भवन निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा संपन्न हुआ और एक विशाल जनसभा को संबोधन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्षेत्रीय विधायक फतेह बहादुर सिंह, उपेंद्र दत्त शुक्ला, जंगल कौड़िया ब्लॉक प्रमुख ब्रिजेश यादव, रमाकांत निषाद, बीएन सिंह आदि सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलने का शपथ दिला रवाना किया रैली। गोरखपुर। रिपोर्टर दानिश। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर में भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला छात्र छात्राओं को शपथ ग्रहण कराया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलने का। उसके बाद हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। अमूल्य रत्न सरदार पटेल को माल्यार्पण कर मनाया उनका जन्मदिन। गोरखपुर। डी.एन. दानिश। दिनांक 31 अक्टूबर 2018। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर मां शून्य महापौर श्री सीताराम जायसवाल, उपसभापति श्री जितेंद्र सैनी, मां शून्य पार्षद श्री देवेंद्र कुमार गौड, मनु जायसवाल, अपर नगर आयुक्त श्री डी. के शून्य सिन्हा द्वारा गोलघर काली मंदिर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के उपरांत नगर निगम स्थित सदन हाल में मां शून्य महापौर, मां शून्य पार्षदगण एवं अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात मां शून्य महापौर द्वारा मां शून्य पार्षदगण, अधिकारी कर्मचारीगण को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। महापौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरदार पटेल जी भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल जी मितभाषी, अनुशासन प्रिय और कर्मठ व्यक्ति थे। राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं योगदान के ही कारण आज विश्व के श्रेष्ठ राजनीतिज्ञों की श्रेणी में सरदार पटेल को भी याद किया जाता है। विश्व मानचित्र में उनका अमिट स्थान है। भारत के देशभक्तों में एक अमूल्य रत्न सरदार पटेल को भारत सरकार ने सन 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनकी जयंती पर मैं अपनी भावांजलि के साथ शत शत नमन करता हूँ। कार्यक्रम का संचालन श्री देवानंद राम त्रिपाठी ने किया। उक्त अवसर सर्वश्री उपसभापति जितेंद्र सैनी, मां शून्य पार्षद श्री देवेंद्र कुमार गौड, मनु जायसवाल, अजय राय, संजय श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद अजीत कुमार, अपर नगर आयुक्त ड. के शून्य सिन्हा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, महाप्रबंधक प्रमोद कुमार, मुख्य नगर लेखा परीक्षक इसरार अंबिया अंसारी, लेखाधिकारी अमरेंद्र बहादुर पाल, कार्यालय अधीक्षक पवन कुमार मिश्रा, V0R0 के शून्य अफरोज आलम सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। महागठबंधन की उम्मीद जगा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सामने चुनौती पेश करने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर एक मंच पर दिखने की कोशिश में जुटी है। राजनीति के गलियारे में चर्चा है कि शरद यादव विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। वे राजनीतिक दलों से संपर्क साधकर उनसे अपील कर रहे हैं कि वे अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर एक साथ आएं। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि शरद यादव और चंद्रबाबू नायडू की बैठक के बाद दोनों नेताओं ने तय किया है कि वे विपक्षी दलों को नए सिरे से एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए दोनों नेता बारी बारी से विभिन्न पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। मालखाने से चोरी गई मूर्तियां पहुंची मंदिर। गोला थाना के क्षेत्र के रामामऊ गांव स्थित ऐतिहासिक सिद्धपीठ के रामजानकी मंदिर से 30 सितंबर 2018 की रात ठाकुर जी के गर्भगृह से मूर्तियां चोर उठा ले गए थे। मूर्तियों में से कुछ मूर्तियां बहुमूल्य थी, जिसके बाद गोला पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चोरी में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर मूर्ति को बरामद कर लिया था। सभी मूर्तियों को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के द्वारा रख लिया गया, जिसे मंदिर के महंत वासुदेव महाराज को गोला थाना प्रभारी नासिर हुसैन ने कानूनी कार्रवाई के बाद सौंप दिया। खराब मोमो खाने से बच्चे की तबीयत बिगड़ी। गोरखपुर। री0 दानिश। कोतवाली थाना क्षेत्र की दुर्गा बाड़ी के पास फास्ट फूड वैन में बिक रहा था खराब सामान। चेतन सोनकर नाम के व्यक्ति ने अपने बच्चे की जिद करने पर उसे मोमो खरीदकर दिलाया। बच्चे ने जैसे ही मोमो खाया तो उसकी तबीयत बिगड़ने लग। परिजन ने इसकी शिकायत दुकानदार से की तो वह उल्टे परिजन से उलझ गया। पीड़ित ने इसकी सूचना डायल 100 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फास्ट फूड के मालिक को थाने भेजा गया। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप कुमार वर्मा ने बताया कि मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई थी और वन और मालिक को दोनों को थाने लाया गया।
पूर्व सांसद प्रतिनिधि विष्णु शंकर श्री शून्य की माताजी का निधन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके घर पहुंचे। गोरखपुर 1 अक्टूबर 2018 को गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच के संयोजक एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि विष्णु शंकर श्रीवास्तव एडवोकेट जी के माता श्रीमती द्रौपदी देवी के निधन का समाचार सुनकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके निजी आवास गोरखनाथ पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री ने मृतक आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पूरे परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पूरे परिवार को स्वस्थ एवं सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे परिवार को ढांढस बंधाते हुए परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। इस दौरान उनके साथ कालीबाड़ी के महाराज रविंद्र दास जी, मंतालाल यादव, नवनीत श्रीवास्तव, विवेक सरकारी, हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव सहित अनेक लोग उपस्थित थे। अंतिम समय तक नगर निगम के कर्मचारी करते रहे सफाई। गोरखपुर नगर निगम के अधिकारी जिन रास्तों से मुख्यमंत्री का आगमन होता है उन्हीं रास्तों पर ही साफ सफाई करते हैं, बाकी जगहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता है। अब तो जनता यही सोचती है कि काश मुख्यमंत्री उनके द्वार तक आते तो नगर निगम मेहरबान होता। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल के हृदय रोग विभाग के पास हीमोडायलिसिस यूनिट का उद्घाटन कर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। हीमोडायलिसिस यूनिट का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। गोरखपुर उत्तर प्रदेश सरकार व हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत संचालित होने वाले हीमोडायलिसिस यूनिट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। हीमोडायलिसिस यूनिट में मरीजों की इलाज के लिए 10 बेड बनाया गया है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक द्वारा गुर्दा रोगियों का इलाज किया जाएगा, जिससे मरीजों को एक नई उम्मीद मिलेगी। पूर्ण रूप से यह निःशुल्क सुविधा रहेगी। चिकित्सकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विश्वस्तरीय आरओ प्लांट और वातानुकूलित स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। इस अवसर पर नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, उपेंद्र दत्त शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह समेत भाजपा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। पहलवान स्व रामसूरत पांडेय जी के 22वीं पुण्यतिथि। गोरखपुर 2 नवंबर को मझिगावा में गुजरे जमाने के प्रख्यात पहलवान स्व रामसूरत पांडेय जी के 22वीं पुण्यतिथि पर स्व पांडेय जी के चित्र पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सवर्ण एकता परिषद के मुख्य संरक्षक एवं पूर्व मंत्री मां डॉक्टर केसी पांडेय जी, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अनूप पांडेय एवं सवर्ण एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक एवं परशुराम सेना के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रशेखर शर्मा जी, आचार्य रवि मिश्रा, संतोष उपाध्याय, अंकित मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित थे। कोतवाली थाना क्षेत्र में लाखों की चोरी। गोरखपुर डी.एन. दानिश कोतवाली थाना क्षेत्र के धमाल मोहल्ला में के गोदाम पर बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान लेकर भाग गए। मिली जानकारी के अनुसार अहमद नदीम पुत्र मोहम्मद शरीफ निवासी दुर्गाबाड़ी का गोदाम धमाल मोहल्ले में अहमद खालिद मेगा प्लास्ट का के नाम से गोदाम है, जिसका ताला तोड़कर चोरों ने गोदाम में रखा लगभग ₹3 लाख का सामान उठाकर लेकर भाग गए। पीड़ित ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। घटना को दावत दे रहा है सड़क पर पड़ा कटा पेड़। गोरखपुर डी.एन. दानिश असुरन चौराहे से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हो रही सड़क चौड़ीकरण का कार्य में बाधा पड़ने वाले पेड़ को नगर निगम ने तो काट दिया, लेकिन अभी तक सड़क पर पड़े कटे पेड़ की टहनियां से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग को हटाने किया भी फुरफत नहीं, जिससे प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है। एचपी फिलिंग पेट्रोल पंप पुराना जो बिशरतपुर रोड पर है, वहां पर ऐसी घटनाएं प्रतिदिन घट रही है। वन विभाग या नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है। रेलवे बस स्टेशन और कचहरी बस स्टेशन पर छापेमारी कर फूड विभाग ने पकड़ा बड़ी मात्रा में खोवा। गोरखपुर री-0 दानिश दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य औषधि विभाग की टीम में बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे बस स्टैंड और कचहरी बस स्टैंड से बड़ी मात्रा में हुआ और छेने की मिठाई को बरामद किया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कर छापेमारी के लिए लगी हुई थी। सभी मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी रेलवे बस स्टैंड और कचहरी बस स्टैंड के पास बड़ी मात्रा में खोवा को उतारा जा रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर खोवा और छेने की मिठाई को बरामद किया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि 26 बोरी में लगभग 13 कुंतल और 15 डिब्बे में 225 कुंटल लगभग छेने की मिठाई ली है। फिलहाल अभी तक कोई भी इन्हें लेने नहीं आया है। मालिक के आने पर इसका नमूना लेकर उसे दे दिया जाएगा।
अगर नहीं आते हैं तो इसे कार्यालय में रखने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस अवसर पर छापेमारी कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंजनी श्रीवास्तव, नत्थु कुशवाहा, अजय सिंह, सुचित प्रसाद, प्रतिमा त्रिपाठी, विनोद कुमार राय, इंद्रेश प्रसाद, कृष्णचंद आदि लोग शामिल है। ऑटो ड्राइवर के पास होगा विशेष पहचान पत्र। गोरखपुर, दानिश एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने यातायात माह के मौके पर ऑटो चालकों को एक विशेष तरीके का परिचय पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें उनका ब्लड ग्रुप, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नाम, पता समेत सभी विवरण उपलब्ध है। और इसके साथ ही ऑटो ड्राइवरों का यातायात कार्यालय पर निःशुल्क कैंप लगाकर उनका ब्लड ग्रुप की जांच की गई। एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि जिन ऑटो ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा उन्हें 10-10 की संख्या में संभागीय परिवहन विभाग भेजकर उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का भी कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी ने लिया नगर आयुक्त का चार्ज। गोरखपुर, दानिश डी.एन. जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने नगर निगम का चार्ज लिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी हालत में महानगर की साफ सफाई व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों का वेतन नियमित समय पर दिया जाए। हमारी पार्टी की सरकार आने पर हर घर के एक नौजवान को मिलेगी नौकरी। शिवपाल यादव। गोरखपुर, दानिश डी.एन. बड़हलगंज के बूनपुरा गांव के प्रधान यशपाल यादव पिंटू के पिता स्व सुभाष यादव की स्मृति में हुए कुश्ती में मुख्य अतिथि के रूप में आए समाजवादी प्रगतिशील पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पहलवानों के जोड़े को हाथ मिलाकर कुश्ती का शुभारंभ किया और कहा कि हमारी सरकार आई तो हर घर के नौजवान को नौकरी मिलेगी। साथ ही सरकार में किसानों और नौजवानों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया। इस अवसर पर नौतनवा विधायक अमन मणि त्रिपाठी, पूर्व सांसद प्रत्याशी महाराजगंज अजीत मणि त्रिपाठी, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बसंत पासवान, चेयरमैन प्रतिनिधि बीरू सोमकर, रमेश शाही, प्रकाश पांडे, डॉक्टर एच.एन. सिंह, डॉक्टर संजय कुमार व तमाम अतिथिगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री को शाल देकर सम्मानित किया। गोरखपुर स्वास्थ्य देव भगवान श्री धन्वंतरी जयंती महोत्सव के पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ गुरु श्री गोरक्षनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय गोरखपुर पर मुख्यमंत्री को शाल देकर सम्मानित किया गया। एलपीएम स्कूल गोला के बच्चों ने रंगोली बनाकर दिखाया हुनर। गोरखपुर, गोला उपनगर स्थित एलपीएम स्कूल के बच्चों ने प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर रंगोली का कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपने हुनर को दिखाया। बच्चों ने अपने हुनर के माध्यम से स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण प्रदूषण, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर रंगोली कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए बतौर मुख्य अतिथि सीओ गोला सतीश चंद्र शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि अवलोकन के दौरान यह कहना कठिन हो गया है कि कौन से रंगोली सबसे उत्कृष्ट और उत्तम है। उन्होंने विद्यालय के छात्र छात्राओं के दूरदर्शिता का भूरी प्रशंसा किया। विद्यालय के अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन गोला गिरधारीलाल स्वर्णकार ने कहा कि भारत के निर्माण में अनुशासन व कठिन परिश्रम बच्चों का सबसे बड़ा नया शस्त्र है। प्रबंधक भागीरथी प्रसाद स्वर्णकार ने कहा कि रंगोली सुख व समृद्धि का प्रतीक है। दीपावली में रंगोली बनाने से मां लक्ष्मी का शुभागमन होता है। प्रबंध निदेशक अमरनाथ वर्मा ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत बताते हुए घर घर में रंगोली बनाने का सुझाव दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरधारीलाल स्वर्णकार व संचालन शिक्षक आर त्रिपाठी ने किया। विद्यालय के प्रिंसिपल रेवरेंड डीके ने आए हुए समस्त आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक भारी संख्या में उपस्थित थे। 15 साल पुराने अपने फॉलोअर को एसपी सिटी ने दिया दीपावली गिफ्ट। गोरखपुर, री-0 दानिश। दीपावली के दिन एसपी सिटी की दरियादिली देख दिल भर आया। जब रिटायर्ड पुलिसकर्मी बाबूराम और एसपी सिटी विनय सिंह एक दूसरे के आमने सामने हुए तो समय 15 साल पीछे हुआ, कुछ देर यूं ही रुका रहा और वर्तमान में वापस आकर फिर से गतिमान हो गया। कहते हैं रिश्ते कभी मरते नहीं और दीपावली के पावन पर्व ने रिश्तों पर जमी 15 साल पुरानी धूल यूं साफ किया कि दोनों ही तरफ आंखों में कुछ पल के लिए खुशी के आंसू आ गए। आज बाबूराम को अपने पुराने सीओ साहब से मिला दीपावली का तोहफा अतुलनीय और अनमोल लग रहा था। दीपावली के दिन विनय सिंह अपने रिटायर्ड फॉलोअर के घर पहुंचे थे। बताते चले कि 15 साल पहले जब विनय सिंह गोरखपुर जनपद में सीओ के रूप में तैनात थे तब बाबूराम उनके फॉलोअर हुआ करते थे। आज विनय सिंह एसपी सिटी है और रिटायर्ड फॉलोअर बाबूराम लकवाग्रस्त।
बावजूद इसके रिश्तों की अहमियत समझने वाले मृदभाषी विनय सिंह ने बिछिया स्थित बाबूराम के घर पर पहुंच उनको मिठाई, फल, कंबल और 1000 रुपए भेंट कर वर्दी कर पीछ छिपे उस इंसान का दीदार करा दिया जिसकी इंसानियत अभी जिंदा है। ऐसे दरियादिल पुलिस अधिकारी को सैल्यूट। भाई दूज आज सिर्फ 2 घंटे 17 मिनट का ही है शुभ मुहूर्त। दिवाली के 5 दिनी त्योहार का आखिरी दिन भाई दूज आज 9 नवंबर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन के अगले दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। प्रात्र द्वितीया भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं और उनके लंबे जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। इसके बाद भाई भी अपनी बहन को भेंट स्वरूप कुछ उपहार देते हैं। कथा भगवान सूर्यदेव की पत्नी छाया हैं जिनकी 2 संतान हुई यमराज तथा यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से अत्यधिक प्रेम करती थी। वह उनसे सदा यह निवेदन करती थी वे उनके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने काम में इतना व्यस्त कि उन्हें समय ही नहीं मिलता था और जिस कारण वह यमुना की बात को टाल जाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया तो यमराज मना न कर सके और बहन के घर चल पड़े। रास्ते में यमराज ने नरक में रहने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना बहुत हर्षित हुई और भाई का स्वागत सत्कार किया। यमुना के हाथों से स्नेह भरा भोजन ग्रहण करने के बाद प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से कुछ मांगने को कहा। यमराज का भय नहीं, यमुना ने उनसे यमराज की आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे और इस दिन जो भाई अपनी बहन से मिलेगा और बहन अपन भाई को टीका करके भोजन कराएगी उसे आपका डर न रहे। यमराज ने यमुना की बात मानते हुए तथास्तु कहा और यमलोक चले गए। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीय को जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। भाई दूज का शुभ मुहूर्त प्रारंभ दिन में दोपहर 1:10 शुभ मुहूर्त समाप्त दोपहर 3:27। नेपाल के वीजा पर भारत में घुसे चीन के सैलानी। भारत नेपाल की रूपीडीहा सरहद पर बुधवार को बिना वीजा के भारत में दाखिल होने पर रोके गए 6 चीनी नागरिक खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों का जांच में निर्दोष साबित हुए हैं। उन सभी को कागजी औपचारिकताएं पूरी कर नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नोटबंदी को समर्थन आरबीआई के इतिहास का काला दिन था, चिदंबरम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने नोटबंदी के लिए सरकार की ओर से दी गई तर्कों से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बोर्ड द्वारा असहमति जताने से जुड़ी खबर को लेकर शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। पी चिदंबरम ने कहा कि विरोध के बावजूद नोटबंदी का समर्थन करना आरबीआई के इतिहास का काला दिन था। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा, आरबीआई की बैठक का ब्यौरा नोटबंदी को सरकार द्वारा सही ठहराने को पूरी तरह गलत साबित करत है। उन्होंने कहा, 8 नवंबर 2016 को शाम 5:30 बजे आरबीआई बोर्ड की बैठक हुई जिसमें कई सदस्य मौजूद नहीं थे। बोर्ड ने सरकार की ओर से दिए गए प्रमुख कारणों से असहमति जताई, लेकिन फिर भी नोटबंदी का समर्थन किया। यह आरबीआई के इतिहास का काला दिन था। मुलायम भी हैं महागठबंधन से परेशान, चाहते हैं फिर एक हों अखिलेश और शिवपाल। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी कुनबे में एक बार फिर सुलह की कोशिशों की शुरुआत हुई है और अब की बार इसके सूत्रधार बने हैं कुनबे के ही मुखिया नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सुलह समझौते की कमान मुलायम सिंह यादव ने खुद अपने हाथों में ली है। तारीखें इस बात की गवाह है कि पिछले कुछ महीनों में नेताजी कभी अखिलेश के साथ तो अगले ही पल शिवपाल के साथ दिखाई दिए हैं। दीपावली के दिन ही मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश को आशीर्वाद दिया था तो थोड़ी देर में ही भाई शिवपाल को भी गले लगाकर बधाई देने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। इससे एक सप्ताह पहले भी नेताजी पहले शिवपाल की पार्टी दफ्तर पहुंचे। मंच पर शिवपाल यादव के साथ बैठे और वहां से निकलकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। यहां पर अखिलेश के साथ मंच साक्षा किया। इतना ही नहीं, इन दिनों में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश और शिवपाल को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। वृंदावन पहुंचे तेजप्रताप बोले, मुझे अपनी जिंदगी जी लेने दो भाई। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव शनिवार को फिर वृंदावन पहुंच गए। तेज प्रताप दोपहर बाद तक वहीं रहे। तेज प्रताप पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए अदालत में अर्जी लगाने को लेकर चर्चा में हैं। गले में कंठी माला पहने और माथे पर तिलक लगाए और सफेद रंग का कुर्ता पायजामा पहने राजद नेता शनिवार को करीब 1 बजे अचानक वृंदावन के केशी घाट पहुंचे। तेज प्रताप ने पौन घंटे तक अपने मित्रों के साथ केशी घाट पर नौक विहार किया।
हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। वृंदावन की संकरी गलियों से निकलते हुए जब कुछ पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो तेज प्रताप ने कहा, मुझे अपनी जिंदगी जी लेने दो भाई, मैं शांति की तलाश में हूँ, उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। शुक्रवार को भी तेज प्रताप मथुरा और वृंदावन आए थे। कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष घनराम साहू ने दिया इस्तीफा, भाजपा में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य में कांग्रेस उपाध्यक्ष घनराम साहू ने रविवार को पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह सोमवार को अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा पीसीसी अध्यक्ष को पोस्ट से भेज दिया है। उन्होंने कहा कि वह सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होंगे। उनका आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और दुर्ग के सांसद ताम्रध्वज साहू मिलकर उनका नेतृत्व खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि वह 5 साल से पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर थे। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान उनकी उपेक्षा की जा रही है, इसलिए वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। गुजरात दंगा जाकिया जाफरी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट साल 2002 के गुजरात दंगे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान में प्रधानमंत्री, को क्लीनचिट दिए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि गुजरात हाईकोर्ट ने 1 वर्ष पहले जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि जाकिया ने याचिका में मांग की थी कि गुजरात दंगों के मामले में 59 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी और इसमें किसी बड़ी साजिश के आरोप को कोर्ट ने रद्द कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने जाकिया से कहा है कि वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकती हैं। याचिका में कहा गया था कि गुजरात दंगों को आपराधिक साजिश मानते हुए 59 लोगों को फिर से आरोपी बनाकर नए सिरे से जांच के आदेश दिए जाएं। बता दें कि निचली अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 56 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट में एयरफोर्स का बयान, 33 साल से नहीं मिला कोई लड़ाकू विमान। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाने के मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई खत्म हो गई है। केंद्र की ओर से जब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बहस शुरू की तो पीठ ने 36 राफेल विमानों की खरीद के मामले में भारतीय वायुसेना के किसी अधिकारी से भी सहयोग का आग्रह किया। पीठ ने कहा, हम वायुसेना की जरूरतों पर विचार कर रहे हैं और हम राफेल विमान के बारे में वायुसेना के किसी अधिकारी से जानना चाहेंगे। हम इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारी को नहीं, बल्कि वायुसेना के अधिकारी को सुनना चाहते हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि वायुसेना के एक अधिकारी कुछ मिनटों में ही यहां पहुंचने वाले हैं। अटॉर्नी जनरल ने बहस के दौरान राफेल विमानों की कीमतों से संबंधित गोपनीयता के प्रावधान का बचाव किया और कहा, यदि कीमतों के बारे में सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई तो हमारे शत्रु इसका लाभ ले सकते हैं। विमानों की कीमतों के विवरण का खुलासा करने से इनकार करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि कीमतों के मुद्दे पर वह न्यायालय की ओर अधिक मदद नहीं कर सकेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैंने खुद भी इसका अवलोकन नहीं करने का निर्णय किया क्योंकि इसके लीक होने की स्थिति में मेरा कार्य इसके लिए जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि यह विषय विशेषज्ञों के लिए है और हम लगातार कह रहे हैं कि इन विमानों की पूरी कीमत के बारे में संसद को भी नहीं बताया गया है। तेलंगाना चुनाव, कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। राहुल गांधी ने जेटी कुसुम कुमार को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बता दें कि 12 नवंबर को कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिनों में तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए भी जा रहे हैं। राहुल महबूबनगर में 28 नवंबर और खम्मम जिले में 29 नवंबर को चुनावी सभाएं करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 7 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। यहां नामांकन की अंतिम तारीख 19 नवंबर है। चुनाव की मतगणना सभी राज्यों के साथ 11 दिसंबर को की जाएगी। ममता बनर्जी, भारतीय पत्रकारों को निर्भीक और आज़ाद पत्रकारिता करने की जरूरत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश की मीडिया एवं पत्रकारों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें बेबाकी से पत्रकारिता करनी चाहिए और सिर्फ सच की रिपोर्टिंग ही करें। ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के दिन देश के सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मैं सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं देती हूं।
मीडिया जनतंत्र का चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है और मीडिया को हमेशा सच की ही रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मालदीव राष्ट्रपति सोलेह के शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी शाम 7:30 बजे के करीब राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर यह मोदी का पहला मालदीव दौरा है। इससे पहले 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश की यात्रा की थी। सोलेह के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च रैंकिंग वाला अतिथि बनाया गया। इस अवसर पर चीन की ओर से वहां के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री ही हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि मालदीव में चीन समर्थक नेता अब्दुल्ला यामीन को हराने के बाद सोलेह ने स्पष्ट कहा था कि वह इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनाएंगे, जिसका असर इस अतिथि सूची पर भी नजर आ रहा है। तय कक्षा में पहुंची GSAT-29, अब कश्मीर को मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। अब तक की सबसे वजनी भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-29 शनिवार को आखिरकार अपनी तय कक्षा में सही कोण पर स्थापित हो गई। इस सैटेलाइट को इसरो ने अपने बाहुबली GSLV मॉक 3 रॉकेट के जरिए 14 नवंबर को श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस लॉन्च सेंटर से भेजा था, जिसने इसे पृथ्वी की पहली कक्षा तक पहुंचा दिया था। अब जल्द ही इस सैटेलाइट के जरिए जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलने लगेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को ट्वीट करते हुए बताया कि GSAT-29 को लिक्विड अपोजी मोटर इंजन की मदद से तीसरी और फाइनल कक्षा में तय स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। सुबह 9:57 बजे शुरू किए गए इंजन को इसके लिए 207 सेकंड तक चलाया गया। तेलंगाना टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में संग्राम। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता, पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा मचा हुआ है। हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर का नजारा बता रहा कि किस कदर नेताओं में टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी है। हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर नेताओं कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद बाउंसरों को तैनात किया गया है। कांग्रेस नेता कार्यकर्ता टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हैं और तोड़फोड़ की आशंका के मद्देनजर दफ्तर के बाहर बाउंसर तैनात किए गए हैं। महंगी पड़ती है किसानों को कर्जमाफी की घोषणा, चुनाव आयोग से की रोकने की अपील। किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा इस समय राजनीति के सबसे सफल दांव के रूप में देखा जा रहा है। देश में सबसे पहले वीपी सिंह ने 1990 के चुनाव में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। उसके बाद से चुनावी राजनीति को इसका रोग लग गया, जो अब भी बदस्तूर जारी है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को मिली अभूतपूर्व सफलता के पीछे किसानों को कर्जमाफी देने की घोषणा ही थी। संभवतः उसी से सीख लेते हुए 2 दिन पूर्व राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी। लेकिन इस तरह की घोषणाओं से देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बैंक कर्मचारी संगठन ने चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों को इस तरह की घोषणा करने से रोकने की मांग की है। बिना मंजूरी के कोर्स शुरू करने पर रद्द होगी यूनिवर्सिटी की मान्यता। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम के तहत बिना मंजूरी वाले कोर्स शुरू करने पर संबंधित यूनिवर्सिटी या कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। यूजीसी ने मंगलवार को इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की। यूजीसी का कहना है कि यदि कोई विश्वविद्यालय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। यूजीसी सचिव प्रो रजनीश जैन ने कहा कि यूजीसी ने जिन कोर्स को मान्यता दी है, संस्थान उन्हीं कोर्स की पढ़ाई करवा सकते हैं। पटेल के बाद अब गुजरात में लगेगी बुद्ध की विशाल प्रतिमा। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 180 फुट की मूर्ति लगाने के बाद अब गुजरात की योजना भगवान बुद्ध की ऊंची मूर्ति लगाने की है। गैर लाभकारी बौद्ध संगठन संघाक्या फाउंडेशन ने केंद्र सरकार से गांधीनगर जिले में भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची मूर्ति लगाने की मांग की है। भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पीछे राम सुतार में लगवाने की मांग रखी गई है। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण 31 अक्टूबर को नर्मदा जिले में किया गया था। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। भांटे पराशर रत्ना ने यह भी कहा कि फाउंडेशन की योजना गुजरात में बुद्ध यूनिवर्सिटी भी स्थापित करने की है। ट्विटर पर पीएम मोदी ने गुरु नानक देव को श्रद्धांजलि।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सिख गुरु ने सत्य, धर्म व करुणा का मार्ग दिखाया। गुरु नानक देव के प्रेरणादायी विचारों को याद करते हुए मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव समाज से अन्याय व असमानता के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध थे और वह शिक्षा की शक्ति में भी विश्वास करते थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, श्री गुरु नानक देव जी ने हमें सच्चाई, धार्मिकता और करुणा का मार्ग दिखाया। वह समाज से अन्याय व असमानता के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा, वह शिक्षा की शक्ति में भी विश्वास करते थे। हम उनकी जयंती पर नमन करते हैं और उनके प्रेरणादायक विचारों को याद करते हैं। गुरु नानक देव का जन्म 23 नवंबर 1469 में पंजाब के ननकाना साहिब में हुआ था। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरस, हमारे समाज पर पुरुषों का वर्चस्व है। महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 25 नवंबर के लिए जारी अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव ने एंटोनियो गुटेरेस ने साफ तौर से कहा है कि आज भी हमारे समाज पर पुरुषों का वर्चस्व है। महिलाओं को कई तरीकों से हिंसा के सामने लाचार कर दिया जाता है, जिससे हम उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंसा की समस्या दुनिया भर में फैली हुई है। यह हिंसा महिलाओं का नैतिक अपमान तो है ही, इसके अलावा हमारे सभी समाजों के लिए एक कलंक भी है। यह बुराई समाज के समावेशी, समतामूलक और संवहनीय विकास में एक प्रमुख बाधा है। इस हिंसा का मूल कारण पुरुषों में महिलाओं के प्रति सम्मान के भाव का घोर अभाव होना है। पुरुष द्वारा महिलाओं में निहित बराबरी और गरिमा को मान्यता ही नहीं दी जाती है। ऐसे में यह मुद्दा बुनियादी मानवाधिकारों का हो जाता है। 29 और 30 नवंबर को दिल्ली में जुटेंगे देश भर के किसान। दिल्ली में अखिल भारतीय किसान सभा 29 और 30 नवंबर को किसान रैली करेगी। इसके बाद किसान संसद तक मार्च करेंगे। इसमें देश भर के हजारों किसान शिरकत करेंगे। इन किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और केंद्र सरकार गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान को सुनिश्चित करे। देश में उत्पादन के बावजूद दालों के आयात पर रोक लगाई जाए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ बने, इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। रामलीला मैदान में होने वाले आयोजन के लिए अखिल भारतीय किसान सभा ने देश भर के किसान संगठनों को एकजुट होकर रामलीला मैदान में एकत्र होने का कहा है, ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इस रैली का जिम्मा अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल अंजान संभालेंगे। इसके लिए उन्होंने वाम दलों समेत सभी किसान संगठनों का आह्वान किया है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के हित के लिए आगे आएं और 2 दिन के इस आयोजन में शिरकत करें। किसान सभा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि लगभग 1 लाख से ज्यादा किसान इस रैली में सम्मिलित होंगे। इसमें वाम दलों के अलावा बड़ी संख्या में किसान संगठनों ने शामिल होने की स्वीकृति दी है। अमेरिकी धमकी बेअसर, रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है भारत। अमेरिका उन देशों पर बारीकी से नजर रखे हुए है जो रूस से हथियार खरीद रहे हैं। कई देशों पर उसने आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। मगर अमेरिकी धमकी के बावजूद भारत रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। भारत रूस के साथ कई हथियार सौदों पर हस्ताक्षर करने वाला है। इसी सिलसिले में पिछले महीने ही सेनाध्यक्ष बिपिन रावत रूस की यात्रा पर गए थे। जहां 2 युद्धपोतों को रूस से आयात किया जाएगा, वहीं 2 का गोवा के शिपयार्ड में तकनीक का हस्तांतरण करके निर्माण होगा। इस पूरे सौदे की कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। इससे पहले 5 अक्टूबर को भारत ने 39,000 करोड़ रुपए की S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील पर हस्ताक्षर किए थे। रूस से S-400 सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका ने अपने नए कानून काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा के जरिए चीन पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस कानून के जरिए वह देशों को ईरान से तेल और रूस से हथियार खरीदने से रोकता है। भारत को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन उसे छूट देगा। रूस और अमेरिका के साथ संतुलन बनाने के लिए भारत ने अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यह डील 13,500 करोड़ रुपए की है। पश्चिम बंगाल के हिंदी भाषी इलाकों में TMC बनाएगी कई सूर्य मंदिर। वरिष्ठ TMC नेता और आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी अपने इलाके में मंदिरों के निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण अगले साल की छठ पूजा से पहले पूरा होने की संभावना है। पार्टी बहुसंख्यक जनता के बीच पहुंच बढ़ाने पर काम कर रही है। पार्टी अल्पसंख्यक हिंदी भाषियों के बीच भी पहुंच बढ़ाने के प्रयास कर रही है। मंदिरों के डिजाइन दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे और निर्माण कार्य में करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा, हमने स्थानीय लोगों से मंदिर बनाने के लिए फंड जुटाने का काम भी शुरू कर दिया है। हम विभिन्न इलाकों से फंड जुटाने के लिए मंदिर कमेटियां बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम आधारभूत संरचना में समर्थन प्रदान करेगा, जैसे सड़क और बिजली में। आसनसोल राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप से अस्थिर इलाका है। इसी साल मार्च अप्रैल में बर्दवान जिले में स्थित आसनसोल में रामनवमी के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए थे। भाजपा ने भी यहां 22 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और दिसंबर से 3 रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई है। तेलंगाना चुनाव, वोटर लिस्ट में रोहिंग्याओं के मुद्दे पर भाजपा ने की चुनाव आयोग से शिकायत। तेलंगाना में चुनाव की सरगर्मियों के बीच अब मतदाता सूची पर संग्राम छिड़ गया है। भाजपा ने इस मामले को लेकर अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना सरकार पर रोहिंग्या मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के आरोप लगाए हैं। भाजपा ने इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन आयोग से की है। भाजपा ने तेलंगाना राष्ट्र समिति पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे हैं। भाजपा की स्थानीय यूनिट लगातार यह शिकायत करती रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद भी रोहिंग्या मुसलमानों को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसरो ने लॉन्च किए भारत समेत 8 अन्य देशों के 30 सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने विश्वसनीय रॉकेट 43 को गुरुवार को यहां भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हिसाइस और 8 देशों के 30 अन्य उपग्रहों को लेकर रवाना किया और भारतीय उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया। इसरो ने कहा कि प्रक्षेपण के लिए 28 घंटे की उल्टी गिनती बुधवार सुबह 5:58 पर शुरू हुई थी और रॉकेट चेन्नई से करीब 110 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) से गुरुवार सुबह 9:58 पर रवाना हुआ। इसरो द्वारा विकसित भूप्रेक्षण उपग्रह हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट हिसाइस 43 मिशन का प्रमुख उपग्रह है। इसरो ने बताया कि अंतरिक्षयान का वजन करीब 380 किलोग्राम है और इसे 97.957 अंश झुकाव के साथ 636 किलोमीटर पोलर सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया गया। हिसाइस की मिशन अवधि 5 साल की है और इसका प्रमुख उद्देश्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त, इंफ्रारेड और शॉर्टवेव अवरक्त क्षेत्रों के नजदीक दृश्य पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है। हिसाइस के साथ जिन उपग्रहों को रवाना किया गया है उनमें 8 देशों के 29 नैनो और 1 माइक्रो उपग्रह शामिल हैं। इनमें 23 उपग्रह अमेरिका के और एक उपग्रह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड और स्पेन के हैं। इन सभी उपग्रहों को W43 से सफलतापूर्व प्रक्षेपित कर दिया गया है। कानूनी नोटिस के बाद शाहरुख की कंपनी पहुंची हाईकोर्ट। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (DSGPC) से हिंदी फिल्म जीरो के खिलाफ मिले कानूनी नोटिस पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। समिति ने फिल्म के पोस्टर के आधार पर शाहरुख खान अभिनीत फिल्म जीरो में एक दृश्य को आपत्तिजनक बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। समिति का कहना है कि इस दृश्य से सिख समुदाय की भावना आहत हुई है। कंपनी ने हाईकोर्ट में विरोध पत्र कैविएट दाखिल कर आग्रह किया है कि अगर DSGMC कोई याचिका दायर करती है तो उसे सूचित किए बिना तथा उसका पक्ष सुने बिना कोई कार्रवाई न की जाए। समिति के मुताबिक इस फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर में अभिनेता शाहरुख खान नंगे बदन पर नोटों का हार पहने और गले में गात्रा कृपाण पहने दिखाया गया है, जो सिखों के पवित्र 5 ककारों में से एक है। इसे मजाकिया ढंग में दिखाने पर ही समिति ने नाराजगी व्यक्त की है। इस पर ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने आपत्ति जताई और नोटिस भेजा।